अगर आपके पास ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है r, तो हम ये एक आर्क ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये सपोज ये लेंथ l है और ये एंगल है थीटा। तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या है, सर्कल है ये, और इसमें सर्कल में ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसको कहते हैं प्लेन एंगल। एंड ये थीटा l बाय r के इक्वल होता है। आई होप आपने पहले भी ये पढ़ा होगा 9th या 10th में। और यहाँ जो ये थीटा आएगा, आपकी वैल्यू जो भी आएगी ये रेडियन में होगी, RAD। थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो रेडियन में होगी। if L equal to R, then theta equal to 1 रेडियन। तो यहाँ से आप 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे? 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय एन आर्क। आर्क कौन सा? ये जो L है, एंगल मेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैं यहां लिखूंगा 1 रेडियन is defined as the plane angle made by an arc having length equal to radius of circle। अगर आपका L R के इक्वल है तो जो आपका प्लेन एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब अगर मुझे सर्कल में थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपने पहले पढ़ा होगा लास्ट क्लास, लोअर क्लासेस में भी, 9th 10th में भी, तो ये वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। ठीक है, रेडियन में ये वैल्यू कितनी आएगी? थीटा मैक्स। ये क्या होगा? L मैक्स डिवाइड बाय R। L की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिवाइड बाय R। R तो रेडियस का, क्योंकि रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट है। तो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो डिवाइड बाय r, r से r कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो यानी ओवर ए सर्कल प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 पाई रेडियन। और ये 2 पाई रेडियन डिग्री में कितना होता है? ये पूरा 360 डिग्री। तो ये था प्लेन एंगल। अब दूसरी यूनिट है जो, वो है स्टीरेडियन। जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टीरेडियन, STERADIAN, स्टीरेडियन। इसको SR से लिखा जाता है, जैसे इसको RAD से लिखते हैं, इसको SR से लिखते हैं। ये क्या होगा? इस केस में हम एक स्फीयर लेंगे, सर्कल नहीं, क्या लेंगे? स्फीयर। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस R है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेता हूं। ये जो सरफेस एरिया है ये, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, मान लो DS, इस एरिया को। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ओमेगा
और ये होता है ds डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ds क्या है? एक छोटा सा सरफेस एरिया है इस स्फीयर के ऊपर, r रेडियस है, और ये जो ओमेगा है ये है सॉलिड एंगल, और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है। जैसे रेडियन प्लेन एंगल की यूनिट है, स्टीरेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट है। तो ये जो ओमेगा आएगा यानी ये किस में आएगा? स्टीरेडियन में आएगा, SR लिखेंगे। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो सरफेस एलिमेंट लिया है हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है। तो सरफेस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के इक्वल, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? 4 पाई स्टीरेडियन। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट थी, रेडियन और स्टीरेडियन। रेडियन तो आप 11th में काफ़ी यूज़ करेंगे, स्टीरेडियन बहुत कम यूज़ होगी, 12th में लेकिन यूज़ होगी आपके। अब क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन कर दिया, अब हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मेजरमेंट्स पे जाने से पहले हम कुछ प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे, और मैं पहले बोर्ड को इरेज कर देता हूं पूरी तरह। प्रीफिक्स 10 रेज़ टू प्लस पावर में भी होंगे और माइनस पावर में भी होंगे। जैसे माइनस पावर में 10 रेज़ टू पावर -1 डेसी होता है, यानी 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर। 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटी होता है। 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर क्या होगा? सेंटीमीटर। 10 रेज़ टू पावर -3 होता है मिली, जैसे मिलीमीटर, मिलीग्राम। -6 होता है माइक्रो। -9 होता है नैनो। -12 होता है पीको, PICO। -15 होता है फेम्टो, और -18 होता है एटो, ATTO। अब पॉजिटिव पावर पार्ट की बात करते हैं। 10 रेज़ टू पावर 3 होता है किलो, यानी 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम इज किलोग्राम। 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर इज किलोमीटर। इसी तरह से 10 रेज़ टू पावर 6 होता है मेगा। 10 रेज़ टू पावर 9 होता है गीगा, GIGA। 10 रेज़ टू पावर 12 होता है टेरा। 10 रेज़ टू पावर 15 होता है पेटा, और 10 रेज़ टू पावर 18 होता है एक्सा, EXA। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आप यूज़ करेंगे फिजिक्स का सिलेबस पढ़ते हुए। उसके बाद हम लेंथ मेजरमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल लेंथ के लिए बात करते हैं। स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट्स हम यूज़ करते हैं? फॉर स्मॉल लेंथ, एक तो आपने एंगस्ट्रॉम सुना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको लिखते हैं 1, ए के ऊपर इस तरह से ये डॉट लगा देते हैं। ये होता है 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। दूसरा होता है फर्मी, 1 फर्मी। ये होता है 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर। ये 1 है यहाँ पर। और एक है नैनोमीटर, जो आजकल नया आया है, नैनोमीटर। ये होता है 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर।
तो स्मॉल लेंथ मेज़र करने के लिए ये यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या करेंगे? स्मॉल लेंथ मतलब आपको एटॉमिक लेवल पे जब मेज़र करना हो। लार्ज का हमारा मतलब है जब आपको जैसे अर्थ से सन की, अर्थ से मून की प्लैनेटरी डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेट करने हो तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे अब कुछ यूनिट्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। सबसे पहले है लाइट ईयर। लाइट ईयर इसको हम लिखेंगे LY से, इसको LY से लिखेंगे। 1 लाइट ईयर क्या है? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर ऑफ टाइम इन वैक्यूम। इट इज डिस्टेंस covered by light in 1 year in vacuum. आपको पता है जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और जो स्पीड है लाइट की इन वैक्यूम वो होती है, C से लिखते हैं हम उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर में टाइम कितना होता है? 365.25 डेज। ये 0.25 मैंने लीप ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, क्योंकि हर 4 साल में एक दिन लीप ईयर का एक्स्ट्रा आता है, तो एक साल में उसका 1/4 यानी 0.25 आ गया है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये पर सेकेंड में है तो टाइम को भी डेज से आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 365.25 डेज। 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो ये हो गया टाइम सेकेंड में, ये हो गया स्पीड मीटर पर सेकेंड में। और अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होगा 1 लाइट ईयर। सेकेंड यूनिट है, ये हो गया सेकेंड यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको लिखते हैं AU से, इसको AU से लिखते हैं। तो मैं इधर से लिख देता हूं, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is called 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब एक और यूनिट डिफाइन करते हैं ऐसे ही लार्ज डिस्टेंस के लिए। नंबर 3 पर है पार्शेक। हमने पढ़ा था थीटा = L/R। आप L ले लो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल,
तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, कोई ना कोई पॉइंट बनेगा यहाँ, जहाँ पर जो ये थीटा होगा ये 1 सेकंड के इक्वल बनेगा। ये 1 सेकंड, सेकंड भी एंगल की यूनिट होती है, डिग्री एंगल की यूनिट होती है। 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 सेकंड ऑफ एंगल होता है, 1 मिनट ऑफ एंगल होता है, और 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकंड ऑफ एंगल होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 मिनट ऑफ एंगल होता है, और 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकंड ऑफ एंगल होता है। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको डिफाइन कर लें। तो अगर ये एंगल 1 सेकंड बन रहा है तो ये जो आर होगा ना, ये 1 पारसेक होगा, ये 1 पारसेक होगा। इफ L इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड, ये जो 2 बार ऊपर कोमा लग जाता है ये सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर 1 लगा हुआ होता तो वो मिनट का, इसका मतलब 1 सेकेंड एंगल, अगर 1 लगा होता सिर्फ ये 2 के बजाय तो 1 मिनट एंगल कहते हैं हम इसको। तो इफ L इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड, देन R इक्वल टू 1 पारसेक। हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। R क्या आ जाएगा यहाँ से, L डिवाइड बाय थीटा। L की वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वैल्यू हो गई 1.496 इंटू 10⁻11, और जो थीटा 1 सेकेंड है ये हमें रेडियन में लेना पड़ेगा, हम इसको सेकेंड में नहीं रखते। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, और डिग्री, मिनट और सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1 सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी देर में अभी कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा आपको वही वैल्यू। तो 1 सेकंड की वैल्यू होती है रेडियन में 4.85 इंटू 10⁻⁻6। 1 सेकेंड ऑफ एंगल इतने रेडियन के इक्वल होता है। इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, तो ये हमने कुछ यूनिट्स डिफाइन कर दी। अब हम सीखेंगे कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंगल को। तो अभी जब हम प्लेन एंगल की बात कर रहे थे सर्कल में इस तरह से, ये आपको नोट नहीं करना, सिर्फ याद दिलवाने के लिए कह रहा हूं मैं। तो ये आपका थीटा था, तो मैंने आपको बताया था ये थीटा पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और जबकि हमने अभी कैलकुलेट किया था तो क्या आ रहा था थीटा मैक्सिमम, ये आया था आपका 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आया था जब हमने रेडियन को डिफाइन किया था प्लेन एंगल के केस में अभी जस्ट। तो यानी हमारा जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, तो यानी पाई रेडियन क्या हो गया 180 डिग्री। यानी रेडियन में पाई जिस एंगल को लिखते हैं उसको डिग्री में 180 डिग्री लिखते हैं। तो यहाँ से अब हम 1 डिग्री ऑफ एंगल क्या होगा, ये जो ऊपर जीरो सा मैंने लगाया हुआ डॉट टाइप, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 180। इसको आप सॉल्व करके देखिए तो ये आपका आता है सॉल्व करके 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट ऑफ एंगल होता है। 60 मिनट, ये जो
एक मैंने ऊपर कोमा लगाया, इसका मतलब है 60 मिनट। और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकेंड। अगर यहाँ मैंने 2 कोमा लगा दिया तो इसका मतलब है सेकेंड। यानी 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट एंगल होता है और 1 मिनट में फिर 60 सेकेंड होते हैं। तो अब मैं अगर 1 मिनट निकालूं तो ये क्या होगा, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। यहां से 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड बाई ये 60, तो इतने रेडियन आ जाएगा। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। और फिर 1 सेकेंड, ये क्या होगा 1 सेकेंड, ये 1 मिनट का 60वां हिस्सा हो जाएगा। अब 1 मिनट ऑफ एंगल इतने रेडियन के इक्वल है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 और इसका 60वां हिस्सा यानी डिवाइड बाय 60 वो क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 सेकेंड ऑफ एंगल इज दिस मच ऑफ रेडियन। तो 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल आएगा। फिर 1 मिनट 1 रेडियन का 60वां हिस्सा यानी डिवाइड बाय 60 इसको, तो इतने रेडियन के इक्वल आएगा। और फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या होगा 1 मिनट का 60वां हिस्सा। यहां से देखो 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 1/60 मिनट, 1 मिनट का 60वां हिस्सा। 1 मिनट इतने रेडियन के इक्वल है डिवाइड बाय 60, तो 1 सेकेंड इतने रेडियन के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो एंगल को। वेल, तो ये था हमारा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। इसके बाद आपने स्मॉल यूनिट्स के लिए पढ़ लिया, लार्ज के लिए पढ़ लिया, और जो उसके बाद मिड रेंज की जो लेंथ है उनको आप मीटर स्केल से या किसी भी तरह मेज़र कर सकते हैं। लेकिन कुछ और मेथड हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें कोई मीटर स्केल आप यूज़ नहीं करोगे लेकिन फिर भी लेंथ मेज़र कर लोगे। उनको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। Indirect methods to calculate large distances. सबसे पहले है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, पार्ट ए, हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या मतलब है इसका, कि जैसे आपके पास कोई पोल खड़ा है, आप उसको टच कर सकते हो लेकिन बहुत ऊंचा है, आप चढ़ के उसकी हाइट नहीं मेज़र करना चाहते उस पर, तो आप उसको टच करते हो, वो एक्सेसिबल है, लेकिन बिना चढ़े आप चाहते हो हाइट मेज़र हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए ये एक टावर है जिसकी हाइट है h, तो मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है, आप इससे x डिस्टेंस पर यहाँ खड़े हो जाइए। आप अपना एक टेलीस्कोप ले लीजिए और पहले टेलीस्कोप के ऊपर एक स्केल दिया होता है एंगल मेजरमेंट के लिए। तो पहले आप टेलीस्कोप को इस तरह से कर लीजिए
और फिर टेलीस्कोप को मूव करके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ फोकस कर लीजिए ऐसे। और जो टेलीस्कोप पर स्केल दिया होगा आपका एंगल मेज़र करने के लिए, उस पर ये एंगल मेज़र कीजिए कितना आया। मान लीजिए ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h, और ये जो C है, C क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर क्या है, पॉइंट B। C इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, C इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम फुट क्या है, पॉइंट B, फुट ऑफ टावर। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस x है, ये रहा। तो यहां से h आ गया आपका x tan थीटा। तो ये हाइट इस तरह से आपने निकाल लिया। आप पोल पे चढ़े भी नहीं, टावर पे चढ़े भी नहीं, और आपने हाइट भी निकाल ली। ये क्या था, एक्सेसिबल, आप इसको टच कर सकते थे, यहां पॉइंट बी पर जाकर इसको टच कर सकते थे। दूसरा एक केस लेते हैं, हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, ये होगा, मान लीजिए कि आपका ये एक टावर है ए बी, हाइट h है, लेकिन ये ना पानी के बीच में, तालाब के बीच में है, और आप तालाब में नहीं जाना चाहते, आपको नहीं तैरना आता। आप यहाँ किनारे तक जा सकते हैं, बस यहाँ किनारा है तालाब का। तो ये क्या हुआ, इनएक्सेसिबल हुआ आपके लिए। इसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे, तो अगेन मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, और यहां से फिर अगेन अपना टेलीस्कोप लेके यहां फोकस करो। ये एंगल मान लीजिए आपका θ1 आ गया, जैसे यहां थीटा आया था। ठीक है। अब ये x आपको नहीं पता, क्योंकि आप अंदर जा ही नहीं सकते तालाब के। फिर भी हमने मान लिया कि ये x है, लेकिन यहां से एंगल तो मेजर कर सकते हो अपने टेलीस्कोप से, यहां किनारे पे बैठ के। अब क्या किया, अब आप कुछ मीटर पीछे चले गए, मान लो d डिस्टेंस पीछे चले गए, और यहां से फिर से पॉइंट A को देखा टेलीस्कोप से, और अब मान लीजिए आपका एंगल आ गया θ2। इस पॉइंट को C मान लेता हूं, इस पॉइंट को D मान लेता हूं। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूं पहले। AB इज ए टावर ऑफ हाइट h, AB is a tower of height h. अब क्या करना है, पॉइंट C कंसीडर करो और A को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व पॉइंट A from C, let θ1 is the angle, और मान लीजिए आपका एंगल आ गया θ1। अब क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट D कंसीडर करो और फिर से A को ऑब्जर्व करो। नाउ चूज another point D and observe A again. Let θ2 is the angle.
अब मान लो आपका एंगल आ गया θ2। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, कोट θ1 क्या आएगा? कोट θ1, ये O है, कोट θ1। कोट होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, tan का उल्टा यानी x/h। एंड इन ट्रायंगल ABD, इसमें कोट θ2 निकाल लेता हूं मैं, ये क्या आएगा? दिस डिस्टेंस विच इज x प्लस d डिवाइड बाय h। कोट θ2 क्या होगा? BD डिवाइड बाय AB। BD है x प्लस d, AB है h। अब मैं क्या करता हूं, लेट ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं। 2 में से मैं 1 को माइनस कर देता हूं, 2 माइनस 1, तो क्या आएगा? कोट θ2 माइनस कोट θ1 इक्वल टू x प्लस डी बाई एच माइनस एक्स बाई एच। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कोट θ2 माइनस कोट θ1 इक्वल टू x बाई एच से x बाई एच कैंसिल हो जाएगा, d बाई एच बच जाएगा सिर्फ। तो यहां से h आ गया आपका d डिवाइड बाय कोट θ2 माइनस कोट θ1। तो इस तरह से आप इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर कर सकते हैं। वेल, नेक्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड है कि मान लीजिए कोई भी एक स्टार है अर्थ से बहुत दूर, और आप उसकी अर्थ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। आप उसकी अर्थ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। हम मान लेते हैं ये अर्थ है और ये वो स्टार है S, ये इसका सेंटर है। तो मैंने क्या किया, ये एक लाइन ली, यहाँ पे मैंने कोई टेलीस्कोप ले लिया, ये पहले इस पोजीशन में है, और फिर मैंने उसको यहाँ से यहाँ सेंटर पे फोकस किया और ये एंगल नोट किया θ1। फिर इसी तरह मैं अर्थ पे दूसरे किसी पॉइंट पर गया, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे फोकस, मैंने पहले अपने टेलीस्कोप को सेट किया, फिर उसको ऐसे रोटेट किया और इस सेंटर पे फोकस किया। अब मान लो ये एंगल आता है θ2। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या होगा? θ1 प्लस θ2 के इक्वल होगा। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये अगर θ1 है तो ये भी क्या बनेगा? θ1, और ये θ2 है तो ये भी क्या बनेगा? θ2। तो इस तरह से θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये ए बी लिख देता हूँ मैं। तो मान लो ए बी आपका है एल के इक्वल है, अर्थ पर ये जो डिस्टेंस, और अर्थ पे ये डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हो। तो ये जो एस ए या एस बी होगा, ये क्या होगा? आर होगा आपका, एस ए या एस बी, दैट इज इक्वल टू आर। तो आप थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो आर इक्वल टू एल बाय थीटा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। एल आपको पता है, अर्थ पे है ये डिस्टेंस, मेजर कर सकते हो। थीटा आपने अपने टेलीस्कोप से मेजर कर लिया, वैल्यू रखिए, आर का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होगी डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ।
इसी तरह से जैसे हमें पता है कि जो मून की डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,000 किलोमीटर। तो हम कोई मेजरिंग टेप लेके तो नहीं गए थे कि अर्थ पे एक एंड रख दिया, दूसरा लेके हम मून पे पहुंच गए। कैसे मेज़र किया हमने? इसी तरीके से। दूसरा, हमें आज डायमीटर ऑफ मून भी पता है। कैसे? हम कोई मून पे जाके मेज़र करके तो आए नहीं, तो वो भी हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही पता है, वो भी चलो डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून, तो ये मान लीजिए अर्थ है और ये मून है। ये डायमीटर हो जाएगा मून का ए बी, और ये एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट पी ऑन अर्थ। अब आपको क्या करना है, आपको अपना टेलीस्कोप लेना है, पहले इस एंड पर फोकस कीजिए मून के, और फिर इस एंड पे फोकस कीजिए बी पर, और मान लीजिए ये आपका एंगल आता है थीटा मेजर करने से। डायमीटर ऑफ मून हम डी मान लेते हैं, ठीक है। डी है आपका डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, और जो अर्थ से मून की डिस्टेंस है वो बी मान लेते हैं, ठीक है। बी है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून। तो आपका जो थीटा होता है वो L/R होता है, यानी D डिवाइड बाय B। तो यहाँ से D क्या आ जाएगा? B इंटू थीटा। हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड था। ये नंबर 1 लिखा था हमने ट्रायंगुलेशन को, इसको आप नंबर 2 लिख लीजिए और इसको नंबर 3 लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पर राडार, RADAR, राडार मेथड। इसको हम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड भी कहते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये कैसे काम करता है? राडार, जो भी राडार स्टेशन होता है वहाँ से एरोप्लेन को सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल एरोप्लेन से स्ट्राइक करता है और वापस आता है। तो राडार नोट करता है कि सिग्नल को जाने में और आने में कितना टाइम लगा, और जो सिग्नल गया है उसकी स्पीड भी राडार को पता होता है। तो उससे एरोप्लेन की पोजीशन निकालते हैं। कैसे? उससे डिस्टेंस निकालते हो आप। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी पता है जो रेडिएशन गई है, टाइम भी राडार ने नोट किया है आने जाने का, तो डिस्टेंस आ जाएगी आने जाने की स्पीड इनटू टाइम से, और उसको हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? एक साइड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो उससे पता चल जाएगा एरोप्लेन की पोजीशन क्या है। तो राडार सेंड्स
रेडिएशन टू aeroplane. Radar sends radiation to aeroplane. These radiations strike to aeroplane. These radiation strike to फिर से to aeroplane and deflected back. The deflected radiation are received by radar. ये जो डिफ्लेक्ट की है रेडिएशन एरोप्लेन ने वापस राडार रिसीव करता है. The deflected radiation are received by radar. और क्या करता है? टाइम इंटरवल between emission and receiving of emission जब सिग्नल को भेजा and receiving जब सिग्नल को रिसीव किया. टाइम इंटरवल बिटवीन एमिशन एंड रिसीविंग ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड. वो मेजर किया जाता है. ठीक है, तो लेट ये जो टाइम इंटरवल है ये t है. t इज टाइम इंटरवल और जो c है वो है स्पीड ऑफ रेडिएशन. तो और s मान लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम राडार. तो c इंटू टी क्या होगा? t है आने जाने का टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है. तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी? आने और जाने दोनों की. तो ये एक साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसका हाफ. यानी आने जाने में टाइम t लग रहा है तो एक साइड में टाइम क्या लगेगा? t/2. एक तरह से आप ये कहिए. तो एक साइड की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? c इंटू t/2. तो ये फॉर्मूला आप इसके लिए यूज करेंगे. नेक्स्ट है नंबर 5, सोनार. SONAR, सोनार मेथड. ये क्या है और इन दोनों में राडार और सोनार में फ़र्क क्या है? राडार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती हैं मोस्टली और सोनार में साउंड वेव्स यूज़ होती हैं. इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मेथड. तो इसमें भी क्या होगा? जैसे सपोज 2 सबमरीन हैं समुद्र के अंदर. एक सबमरीन दूसरी को सिग्नल भेजेगी, वो सिग्नल इसे स्ट्राइक करके वापस आएगा, उसका टाइम नोट करेगी ये सबमरीन. मान लो टाइम t है
और स्पीड ऑफ जो रेडिएशन इन्होंने भेजा, साउंड वेव भेजा यहाँ से यहाँ और फिर वो वापस आई, वो v है। तो आने जाने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी फिर v इंटू टी, और एक साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगेन इसी तरह से v इंटू टी बाई 2 हो जाएगी। तो ये नेविगेशन पर्पस में मोस्टली यूज़ किया जाता है। It is used to calculate depth of sea। सी की डेप्थ निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि समुद्र कितना गहरा है, तो इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड through the sea। sound waves are transmitted through the sea and then received after reflection from the and then received after reflection from bottom of the sea। और जरूरी नहीं बॉटम ऑफ सी हो, अगर बॉटम से पहले मान लो बीच में कोई दूसरी चीज आ जाती है तो उससे भी रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। तो हम मान लेते हैं लेट टी है टाइम इंटरवल, टू गो एंड कम बैक। रेडिएशन के जाने में और वापस आने में टोटल टाइम टी लगता है। वी मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, जो वेव्स आप भेज रहे हो उनकी स्पीड हम मान लेते हैं v है। और तो t/2 क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल फॉर वन साइड, यानी t/2 तो जाने में लगेगा और t/2 वापस आने में लगेगा। रेडिएशन को आपने यहाँ से मान लीजिए रेडिएशन भेजी, यहाँ पर C का बॉटम है, तो यहाँ से यहाँ तक t/2 और वापस फिर यहाँ से यहाँ तक t/2। तो डेप्थ क्या आ जाएगी, डेप्थ ऑफ C, मान लो उसको मैं d से लिख देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा v इंटू t/2। सो v इंटू टी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ C। वेल, अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वेल, पहला जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन है ये, मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी
moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. If theta is 1 degree and 54 minute, 1 डिग्री 54 मिनट, and diameter of Earth ये आपको दिया हुआ है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर. Find distance of moon from Earth. Distance of moon from Earth. Solution. ये आपका अर्थ है, ये पॉइंट ए और बी है, ये मून है और ये इसका सेंटर है. तो ये एक यहाँ से और ये यहाँ से, और ये एंगल है थीटा, ये आर और ये एल. तो एल ये है डायमीटर ऑफ अर्थ, ये है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर. थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री और 54 मिनट. 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 54 मिनट ये है, तो गया 114 मिनट. आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? थीटा इक्वल टू एल बाय आर. तो यहाँ से आर आ जाएगा आपका एल बाय थीटा, क्योंकि आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ. वो क्या होगा? ये आर होगा. लेकिन थीटा मैंने आपको बताया था आपको रेडियन में लेना होता है, आपको डिग्री में नहीं लेना. तो फिर कैसे करें? तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमने डिग्री से रेडियन, मिनट से रेडियन और सेकंड से रेडियन कैलकुलेट किया था, तो हम वही करेंगे. तो आपका जो 1 मिनट था वो कितने रेडियन के इक्वल था वो आप देखिए, एंड दैट वाज 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन था 1 मिनट. ठीक है. तो अब क्या करोगे आप? यहाँ से मिनट हटा दोगे. ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में. 114 मिनट रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1 मिनट होता है इतने रेडियन, हमने जो कैलकुलेट किया था. तो अब ये वैल्यूज़ रख दो. तो R इक्वल टू एल, एल है 1.276 इंटू 10⁻⁷, और R की ये वैल्यू 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴. और ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. थ्री 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 सेकेंड. क्वेश्चन, एंगुलर डायमीटर
of sun is 1920 second. If distance of sun from earth, if distance of sun from earth is 1.5 into 10 raised to power 11 meter, what is linear diameter of sun? Then what is linear